बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 अगस्त और दिन है जुम्मे का। 3 खबरें जी आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इदारे के अंदर से चीफ साहब के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जो एक्शन है वो ले लिया गया है। मामला क्या है जी, और बहुत ही संजीदा नोयत का इस मरतबा जो एक खत है वो सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे आईनो कानून की जो पामालियां हैं वो की गई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है जी कि इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए उनके अब दो भांजों को भी उठा लिया गया है, यानी कि अलीमा खान साहब के दोनों बेटे रात गए तो यह खबर आई जी कि जो उनके एक बेटे हैं शारेज, उनको उठाया गया। आज उनका अदालत ने जिस्मानी रिमांड दिया है 8 रोज का, लेकिन उसके साथ अभी यह खबर सामने आई है जी कि उनके दूसरे बेटे अलीमा खान साहिबा के शेर शाह, उनको भी उठा लिया गया है। ये क्यों किया जा रहा है और ये सिलसिला शायद अब इमरान खान साहब की जो फैमिली है जी उसके ऊपर मजीद बढ़े, इसकी रीजंस क्या है जी, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और आखिर में आपको ये भी बताना है कि मरी में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग दोबारा से नवाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई है। इससे पहले भी अचानक से एक मीटिंग नवाज शरीफ की जानिब से बुलाई गई, और वो तो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए थी क्योंकि उसमें मरियम नवाज और शहबाज शरीफ यानी कि शरीफ खानदान का जो एक तरह से आप कहें जी कि जब कोई बड़े इंपॉर्टेंट फैसले करने हो तो तब ये मीटिंग्स होती हैं। तो आज भी एक और मीटिंग बुलाई गई है मरी में, नवाज शरीफ ने बुलाई है। ये क्या मामला है जी, इस पर भी कुछ डिटेल्स है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब के दो भांजों को भी अब उठा लिया गया है। इसकी वजह क्या है और ये जो सिलसिला है ये क्यों बढ़ेगा। पहले तो इन दोनों की जो ये गिरफ्तारियां हुई हैं, ये उठाया गया, इसकी मैं रीजन आपको बताता हूं जी। उठाया गया क्यों कह रहा हूं, या अगवा क्यों किया गया ये क्यों कह रहा हूं जी। जो है जी शारेज, रात के इनको उठाया गया, कोई वारंट शरट नहीं दिखाए गए और इनको जो है वो उठा लिया गया, और फिर उसके बाद इनकी जो गिरफ्तारी है वो बाद में शो की गई और 9 मई के केस में शो की गई और आज इनको अदालत में पेश किया गया। तो आम जो तरीकाकार होता है गिरफ्तारी का वो तो आप वारंट दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप गिरफ्तार करते हैं, तो गिरफ्तारी बाद में शो की गई। और जो दूसरे इनके बेटे हैं जी अलीमा खान साहिबा के शेर शाह, तो अभी कुछ देर पहले अभी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जी तकरीबन 4 बज रहे हैं, तो आप समझ लें जी कि 2 घंटे पहले जो है वो उनकी जो उनको भी जो है वो उठाया गया। अभी तक उनकी जो गिरफ्तारी है वो शो नहीं की गई, तो जब तक आप शो नहीं करते तब तक ये तस्वुर होगा जी कि वो उनको उठाया गया या उनको अगवा किया गया। तो बहरहाल शारेस जो है इनको आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इनका 8 रोज का जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर दिया, बजाय इसके कि देखा जाए कि 27 महीने गुजर गए हैं 9 मई को। लेकिन अब जो एक है इस केस के अंदर अब जाकर ये गिरफ्तारी क्यों डाली जा रही है। मतलब है कि एक मामले को 27 महीने हो गए हैं, ऐसी क्या डेवलपमेंट हुई, मतलब है कि कितने ज्यादा छापे और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें। इवन के 9 मई में तो सजाएं भी सुना दी गई। इमरान खान साहब के जो भांजे हसन न्याजी साहब, उनको 10 साल की सजा भी हो गई, और अब जाकर इनको भी अरेस्ट जो है वो कर लिया गया है। तो बहरहाल जी इनका 8 रोज का जिस्मानी रिमांड अदालत ने आज दे दिया है। अलीमा खान साहिबा वो आज अदालत में आई अपने बेटे के लिए भी, और जो डिटेल्स आ रही है उन्होंने अपने बेटे को भी हौसला जो है वो दिया, और उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि हम डटकर खड़े हुए हैं, आपने मेरे बेटों को कर दिया है, आप मजीद भी और किसी को करते हैं, मुझे भी करते हैं, सबको करते हैं, हम अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि या उसका ये ख्याल है कि हमारी जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद आकर हम इमरान खान साहब का जो पैगाम मनोअन उसी तरह से नहीं बताते जैसा इमरान खान साहब ने बताया, तो ये किसी की भूल हो सकती है। जो इमरान खान साहब कहेंगे उनकी अमानत होगी, वो अल्फाज हम आकर बाहर पब्लिक को जो है वो बताएंगे। और दूसरे नंबर पर आज जो शेर शाह हैं जी उनको भी उठा लिया गया है। तो बहरहाल जी जो रीजन इसकी समझ में आती है वो एक यही है जी कि अलीमा खान साहिबा खास तौर पर वो इमरान खान साहब का जो मैसेज होता था जी वो एज इट इज आकर बाहर आवाम तक पहुंचा देती थी, और इससे जी बहुत सारों को मसला था कि क्यों अलीमा खान साहब ऐसे करती हैं। अब देखें अली बुखारी साहब ने भी मुलाकात की और उसके बाद जो इमरान खान साहब की ट्वीट आई है, उस ट्वीट में भी इमरान खान साहब की तरफ से कोई इस तरह की जो अल्फाज है सख्त सख्त ट्वीट नहीं थी, आप ये जो है वो समझ लें। बहुत सारे लोगों को अलीमा खान साहबा से मसला भी था, खास तौर पर शेर अफजल मरवत जो है उनका एक क्लिप इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो अलीमा खान साहिबा के एक बेटे हैं, इमरान खान साहब के जो भांजे हैं, जो 9 मई हुआ उसमें हसन न्याजी के पीछे वो भी खड़े हुए थे फुटेज में, लेकिन वो तो
खुले आम घूम रहे हैं, उनकी तो कोई रेस्ट नहीं हुई, बाहर भी आते जाते हैं। तो वो स्टैब्लिश करना चाह रहे थे जी कि असल में अलीमा खान साहबा जो हैं वो शायद ताकतवरों के साथ मिली हुई हैं, इस वजह से देखें ना कि उनकी फैमिलियां, उनके बेटों को तो कुछ नहीं हो रहा, ना ही उनको कुछ हो रहा है, बाकियों की गिरफ्तारी और जो सजाएं हैं वो हो रही हैं। और फिर उसके बाद अब अलीमा खान साहबा के दोनों जो बेटे हैं जी वो गिरफ्तार हो गए हैं। और ये भी बताया जाता है जी कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी अलीमा खान साहबा से मसला था। तो और मेन जो रीजन थी इसमें अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें कि अलीमा खान साहबा जो है जी एज इट इज आकर खान साहब का पैगाम बाहर पहुंचा देती थी। तो बहुत सारे जो मामला है पार्टी के अंदर भी, जिस तरह से आप देखें इमरान खान साहब ने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकजई का नाम जो है वो दे दिया। तो अब अगर इमरान खान साहब से किसी ऐसे की मुलाकात करवाई जाए जो कि बाहर के जो हालात हैं वो उस तरह से बताए ही ना इमरान खान साहब को, तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब तक जब हकीकत नहीं पहुंचेगी तो वो उसी लिहाज से ही जो डिसीजंस हैं वो लेंगे। तो पार्टी ने जी कह दिया जी कि नहीं, महमूद अचकजई को जो अपोजिशन लीडर है वो हमने नहीं बनाना। भाई आप कैसे इमरान खान साहब के डिसीजन की मुखालफत कर सकते हैं? आप तो बैठे इस वक्त इमरान खान साहब की वजह से हैं, उन्हीं की वजह से तो आपको वोट पड़े, नहीं तो आप आए इंडिपेंडेंट आ जाए, किसी भी जमात से आप आ जाएं, फॉर्म 47 पे आप अगर जीते तो नहीं, फॉर्म 47 में तो मुसल्लत हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज तो आप जीत नहीं सकते हैं। तो बहरहाल एक ये इसकी जो रीजन है जी वो समझ में आती, क्योंकि अलीमा खान साहबा स्टेट जो इमरान खान साहब कहते हैं वो बाहर आकर बता देती हैं। और अभी जो टाइम चल रहा है, चूंकि नवंबर जब भी करीब आता है हर 3 साल के बाद, तो बड़ी जो खिचड़ी है जी वो बनती है। तो अब भी अगस्त तो एंड हो गया, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने हैं जी। तो इन 3 महीनों के अंदर अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मैं ये समझता हूं जी कि इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, इमरान खान साहब को दबाव डालने के लिए, डील लेने के लिए इमरान खान साहब के ऊपर मजीद 2-3 महीने जो है ये सख्तियां मजीद की जाएंगी। ऑलरेडी इमरान खान साहब के ऊपर जेल के अंदर जो फिजिकल तो नहीं, लेकिन आप कहें कि एक मेंटल जो टॉर्चर है वो हो रहा है। अगर किसी शख्स से इमरान खान साहब की बात तक नहीं करवाई जाती कि इमरान खान साहब उससे गुफ्तगू कर ले, इमरान खान साहब कोई किताब जो है वो एक किताब है उसी को अगर वो बार बार पढ़ते रहे, कोई नई किताबें नहीं दी जा रही, तो कहते तन्हाई में कोई इंसान कितना अरसा गुजार सकता है? वो तो मेंटली तौर के ऊपर तो एक होता है ना कि आप किसी से गुफ्तगू भी करें। और इसके अलावा और बहुत कुछ किया जा रहा है, इमरान खान साहब की अहलिया के साथ क्या किया जा रहा है, अब उनके भांजों को जो है वो उठा लिया गया। तो ये एक तरह से जी प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन अलीमा खान साहबा पे एक मरतबा फिर से जी उनकी हिम्मत और उनकी जुर्रत जी कि उन्होंने ये कहा है जी कि आप बेटों को भी करें, मुझे भी करें, सबको करें, लेकिन इमरान खान साहब से जो हमारी मुलाकात होगी, हम जो है इमरान खान साहब का जो मैसेज होगा वो एज इट इज आकर बाहर आवाम तक पहुंचाएंगे। अभी कोई 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, 6 अगस्त के बाद इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही उनकी बहनों से। तो इसी वजह से नहीं करवाई जा रही कि इमरान खान साहब कोई पैगाम है जी उनका वो बाहर ना आ जाए। तो एक तो ये खबर हो गई। दूसरे नंबर पर जी एक बड़ा जो एक्शन है जी वो चीफ साहब के साथ हुआ है जी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कुछ मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं जी वो काफी अरसे के बाद जो है वो रिलीज किए हैं। और मीडिया में भी वो खबर आई जी कि जो ये तरमीम थी 26वीं तरमीम थी, इस पर फुल कोर्ट बनाने का फैसला किया गया था। और जो कमेटी थी उसमें अक्सरियती राय यही थी। उस वक्त कमेटी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पर मुश्तमिल थी। तो जो 2 जजेस ने फैसला कर दिया था, तो 2-1 से फैसला आ गया था, लेकिन उसके बावजूद फुल कोर्ट नहीं बनाया था। और उसकी वो रीजन बताते हैं कि मैंने इंडिविजुअली साहब से पूछा तो साहब ने कहा जी कि फुल कोर्ट नहीं बनाना चाहिए, और मुझे लगा जी कि तनकीद ना हो जाए, तो इस वजह से मैं फुल कोर्ट मैंने नहीं बनाई। हालांकि 26वीं तरमीम के बाद बेनिफिशरी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब आप खुद थे, तो 26वीं तरमीम उठ जाती तो आप तो फिर चीफ जस्टिस ना बन सकते। तो बहरहाल जी चीफ साहब ने इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया। ये उन्होंने कुछ रोज पहले ये जो मिनट्स थे जी वो जारी किए। अब इसके ऊपर रिएक्शन आया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूरी जो चार्जशीट है जी वो लगाई है, और खत जो है वो इन दोनों जजेस की जानिब से लिखा गया है। इस खत की डिटेल आप साथ में शेयर करता हूं जी। इसमें कहा गया है कि बतौर कमेटी मेंबरान हमने 26वीं तरमीम पर अपना फुल कोर्ट का जो फैसला है वो किया था। कमेटी फैसले की खिलाफ वर्जी में की गई और जो केस था वो मुकर्रर नहीं किया गया था। 21 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फैसला किया। केस ना लगने पर 4 नवंबर को फिर हमने खत लिखा। हमारे फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोट्स हमें नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपना नोट जुडिशियल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। जुडिशियल कमीशन इस मामले पर मजाज फोरम नहीं था। मीटिंग में कहा गया बेंच तश्कील का मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया।
اس وقت آئینی بینچ اور آئینی کمیٹی کا وجود ہی نہیں تھا. تو آئینی کمیٹی کا وجود نہیں تھا اور ہم جو اس وقت ججز کی کمیٹی تھی انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی اور خلاف ورزی جو ہے وہ کیا ہوگی. اور یہاں پر بالکل پھر مفادات کا جو ٹکراؤ ہے وہ بھی ایسے نظر آتا ہے کہ اگر فل کورٹ بن جاتا اور 26ویں ترمیم کو اڑا دیا جاتا تو بینیفیشری کون کون ہوا ہے 26ویں ترمیم کا؟ آئینی بینچ ہوا ہے، اور آئینی بینچ کے جو سربراہ بنے چیف جسٹس خود جو ہے وہ بھی تو 26ویں ترمیم کے بعد ہی چیف جسٹس بنے ہیں، نہیں تو چیف جسٹس تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ بننا تھا. پھر مزید خط میں کہا گیا کہ سوال یہ ہے کہ اجلاس کاروائیوں کو اب پبلک کیوں کیا گیا ہے؟ کاروائی پبلک کرنے کی وضاحت ستمبر میں آئینی بینچ کی دوبارہ فنکشن ہونے پر واضح ہو گئی تھی. 31 اکتوبر اجلاس کے منٹس واضح کرتے ہیں کہ دونوں ججز کا اجلاس ہوا تھا. فیصلے کے بعد فل کورٹ بنانا لازم تھا اور کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا تھا. فل کورٹ بنانا لازم تھا، اسے کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تھا. چیف جسٹس کے لکھے گئے 2 خطوط میں اکثریتی فیصلے کی بے توقیری کی وجہ بتائی گئی. 31 اکتوبر 2024 کو جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے چیف جسٹس سے فل کورٹ تشکیل کے لیے ملاقات کی. ملاقات میں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس پر اٹھنے والے سوالات پر بات کی گئی. ملاقات میں عوامی اعتماد کی بحالی کا حل اجتماعیت فل کورٹ ہے بتایا گیا. کوششوں کے باوجود بھی چیف جسٹس نے آئینی بینچ کے سامنے مقدمات لگانے کا موقف اپنایا. ملاقات میں چیف جسٹس فل کورٹ تشکیل پر ہچکچاہٹ کا شکار رہے. کیوں ہچکچاہٹ کا شکار آپ رہے؟ اور فیصلہ ہو گیا تھا تو کیوں نہیں لگایا گیا؟ یہ تو خلاف ورزی ہی ہوئی نا ایک طرح سے قانون کی. چیف جسٹس نے معاملے پر 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملاقات کا کہا. 1 گھنٹے بعد چیف جسٹس جسٹس منیب کے چیمبر میں آئے. چیف جسٹس نے تمام ججز سے انفرادی طور پر ملاقات کا بتایا. ہم نے چیف جسٹس کے انفرادی طور پر رائے لینے کو قانون اور پریکٹس کے برعکس قرار دیا. یعنی کہ یہ نہ ہی قانون ہے اور نہ ہی ایک ہوتا ہے نا کہ عام پریکٹس ہو، نہ ہی عام پریکٹس ہے اور نہ ہی یہ کوئی قانون ہے. چیف جسٹس کی رائے کے بعد قانونی طور پر کمیٹی اجلاس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. نوٹس کے باوجود چیف جسٹس کاروائی میں شامل نہ ہوئے. اکثریت کی بنیاد پر ہم نے 4 نومبر کو فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ دیا. فل کورٹ کے لیے رجسٹرار کو بھی ہدایات جاری کر دی گئیں. کمیٹی اجلاس کے فیصلے پر چیف کا لکھا گیا نوٹ ہمیں نہیں دیا گیا. 4 نومبر کو خط کے باوجود بھی فل کورٹ تشکیل نہیں دی گئی. جوڈیشل یا انتظامی طور پر فل کورٹ تشکیل کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، نتیجتاً ادارہ جاتی رسپانس نہ آ سکا. خط میں ایک مرتبہ پھر 26ویں ترمیم پر فل کورٹ تشکیل کا جو موقف ہے وہ بھی اپنایا گیا ہے. تو ابھی تک 26ویں ترمیم کا معاملہ تو پینڈنگ ہی ہے، سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. پھر سے کہا گیا جی خط میں کہ اس پر فل کورٹ بنائی جائے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ادارہ جاتی رسپانس نہیں آتا رہا. یعنی کہ ہم چیف صاحب سے بھی کہتے رہے، رجسٹرار ہے یا ادارے کے اندر بھی کسی مجاز کو ہم کہتے رہے، تو وہاں سے بھی کوئی جو رسپانس تھا وہ ہمیں نہیں آتا رہا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کو قانون کی بھی خلاف ورزی قرار دے دیا اور کہا کہ یہ پریکٹس میں بھی نہیں ہے جو کہ کام آپ کی جانب سے کیا گیا ہے. تو اب اس معاملے کو ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر جسٹس منصور اور جسٹس منیب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقف کے اوپر. اور یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے جی جو کہ چیف جسٹس کے اگینسٹ ہے. یہ ان کا لیٹر، ظاہر سی بات ہے اس وقت کوئی کاروائی تو نہیں ہوگی، لیکن پبلک میں یہ چونکہ چیز سامنے آ گئی ہے اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی کھل کر ایکسپوز ہوئے ہیں ان لیٹرز کے بعد کہ سپریم کورٹ کو بھی کس طریقے سے اپنی مرضی سے چلایا جاتا رہا، یا شاید کسی اور کی مرضی نہیں تھی، اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا کر چلایا جاتا رہا. لیکن قانون کے اور پریکٹس کے اگینسٹ جو کام تھا جی وہ 26ویں ترمیم کے پر کیا گیا. اور مفادات کا ٹکراؤ بھی اس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ 26ویں ترمیم اٹھ جاتی تو پھر یحییٰ آفریدی صاحب تو چیف جسٹس نہ رہتے. تو بہرحال جی آگے چلتے ہوئے آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں جی کہ مری میں نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر سے میٹنگ بلائی ہے. اس سے پہلے بھی ایک میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں مریم نواز اور شہباز شریف بھی تھے. اس میں بھی ایک تھیوری یہ سامنے آئی تھی جی کہ آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن اور خاص طور پر جو 27ویں ترمیم ہے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے. 27ویں ترمیم میں کیسے NFC ایوارڈ یا جو 18ویں ترمیم ہے اس میں واپس صوبوں سے جو اختیار ہیں جی وہ وفاق کو آئیں گے، یا اس میں ترمیم یا اس میں کچھ جو تبدیلی ہے وہ کی جانی جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بالکل منظور نہیں ہے. محمد مالک صاحب کی جانب سے بھی یہ جو خبر ہے وہ دی گئی جی کہ اگر 27ویں ترمیم کے اوپر یہ راضی نہیں ہوتے تو سندھ سے بڑے ایکشن کا جو آغاز ہے جی وہ ہو جائے گا. تو بہرحال جی یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز دیکھیں اب کی جو میٹنگ نواز شریف نے بلائی ہے اس میٹنگ سے کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے، چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.